हम आपको ये बताएंगे कि जब पूरा देश इस सफलता पर जश्न मना रहा है, तब इस सफलता के पीछे बहुत सारे सबक भी छिपे हुए हैं। और आज हम सबसे पहले आपको इसी सबक के बारे में बताएंगे और इस पूरे घटनाक्रम का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। असल में ये वो सबक है जो आपके निजी जीवन में भी, जब भी आप कभी मुसीबत में फंसेंगे, तो ये सबक हमेशा आपके काम आएंगे। इस घटना से पहली और सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि टीम वर्क कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। यह रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए सफल हुआ क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य सरकारों से लेकर तमाम एजेंसियां और बचाव कर्मियों ने एक टीम की तरह काम किया और इस दौरान टीम के सभी सदस्यों के बीच एक शानदार कोऑर्डिनेशन देखने को मिला, शानदार समन्वय देखने को मिला, जो सरकारी प्रयासों में अक्सर इससे पहले कभी देखा नहीं जाता था। यह एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसमें केंद्र सरकार, उत्तराखंड की सरकार, 5 केंद्रीय एजेंसियां, भारतीय सेना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे देशों से आए अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स शामिल थे। सोचिए, इतने सारी एजेंसियां, इतने सारे लोग जो अलग अलग जगहों से आए थे, अलग अलग इकोसिस्टम से आए थे, वो मिलकर काम कर रहे थे और ये सब एक टीम की तरह अगर काम नहीं करते तो शायद इन मजदूरों को बचाना बहुत मुश्किल होता। लेकिन इन सब ने अपनी अपनी भूमिका को समझा और एक टीम की तरह इन मजदूरों को 17 दिन बाद सुरंग से सुरक्षित और जिंदा बाहर निकाल लिया। अगर हमारे देश के बाकी के नेताओं के ऊपर ये सब बात छोड़ देते तो सोचिए इसी टीम के अंदर कितनी राजनीति शुरू हो जाती। इस घटना से दूसरी सीख ये मिलती है कि जिसके पास धैर्य होता है उसके पास सब कुछ है। यानी जिसके पास धैर्य है उसके पास सब कुछ है। धैर्य जीवन में बहुत बड़ी चीज है। इस घटना में ये 41 मजदूर 17 दिनों तक इस सुरंग के एक ऐसे हिस्से में फंसे रहे जहां अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं था। सूर्य की एक किरण वहां पहुंच नहीं रही थी, ताजा हवा तक पहुंच नहीं रही थी। लेकिन इसके बावजूद इन मजदूरों के बीच कभी कोई झगड़ा या कोई विवाद नहीं हुआ। और यह एक बहुत बड़ी बात है जिस पर शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा, क्योंकि जब रेस्क्यू टीम इन मजदूरों को पाइप के जरिए खाना भेज रही थी या जब इन्हें कल सुरंग से बाहर निकाला जा रहा था, तब इस बात की आशंका बनी हुई थी कि इन मजदूरों के बीच इस बात को लेकर विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है कि पहले कौन बाहर आएगा, या जब इन्हें खाना भेजा जा रहा था तो खाने को लेकर भी इनके बीच झगड़े की आशंका रहती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इन मजदूरों ने पूरे धैर्य के साथ, धैर्य रखते हुए अपनी बारी का इंतजार किया। आज जब आप टीवी पर बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज में देखते हैं कि एक ही घर में कुछ लोग बिना झगड़े और विवाद के 1 घंटे भी रह नहीं सकते, 1 दिन भी नहीं रह सकते, तब 17 दिन तक अंधेरी सुरंग में रहकर इन मजदूरों ने यह बताया है कि अगर धैर्य हो तो मौत की घड़ी में भी 41 लोग जो अलग अलग परिवारों से, अलग अलग जातियों से, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, ये सारे 41 लोग एक साथ इस छोटी सी जगह में बिना झगड़ों के रह सकते हैं। सोचिए, यही बात अगर बिग बॉस में हो, आप सब लोग बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज देखते हैं जहां दिन भर झगड़े ही झगड़े होते रहते हैं। और इन मजदूरों से आज पूरे देश को सीखना चाहिए क्योंकि ये 17 दिन तक एक अंधेरी सुरंग में रहे और ये सब कुछ अपने धैर्य की वजह से खुशी खुशी वहां से बिना कोई झगड़ा किए, बिना कोई विवाद किए बाहर निकले हैं। यहां एक और अच्छी बात यह है कि इन मजदूरों ने इन 17 दिनों में कभी किसी बात को लेकर कोई शिकायत नहीं की और यह नहीं कहा कि उन्हें खाना देर से क्यों भेजा गया या खाना अच्छा नहीं था, उन्हें इतने दिन बाहर निकालने में क्यों लग रहे हैं। यानी इन मजदूरों ने शिकायतें करने में अपनी शक्ति नहीं लगाई, बल्कि ये धैर्य के साथ रेस्क्यू टीम के साथ पूरा कोऑपरेट करते रहे। जैसा जैसा रेस्क्यू टीम ने कहा वैसा वैसा ये मजदूर करते रहे और इन्होंने आखिरी दिन तक उम्मीद नहीं छोड़ी। ये सीखने वाली बात है। तीसरी सीख यह है कि जब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इतनी सारी एजेंसियां, सेना, सरकारें और बचाव कर्मी शामिल थे, तब किसी के बीच श्रेय लेने की लड़ाई नहीं थी। अक्सर आपने देखा होगा जब मल्टीपल एजेंसीज होती हैं तो वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देती हैं और सबसे बड़ी लड़ाई होती है श्रेय लेने की कि आखिरकार सफलता किसके नाम चढ़ेगी। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ये सारी एजेंसियों ने मिलकर एक सिंगल टीम की तरह काम किया। चौथी सीख यह है कि सरकार ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी। जितने भी संसाधन, जितना भी पैसा, जो कुछ भी चाहिए था, सरकार ने किसी भी चीज में कोई कंजूसी नहीं की। जब सामान्य मशीनों से सुरंग का मलबा हटाने में परेशानी हुई
तब दिल्ली से अमेरिका में निर्मित सबसे बड़ी ड्रिलिंग मशीन को एयरलिफ्ट करके वहां पर ले जाया गया। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम की मदद के लिए उत्तरकाशी भेजा गया और जब ये मशीनें भी फेल हो गईं, तब रैट माइनर्स की मदद ली गई। यानी सरकार ने इन मजदूरों को बचाने के लिए एक भी विकल्प को छोड़ा नहीं, हर विकल्प पर काम किया, छोटे से छोटे विकल्प पर और बड़े से बड़े विकल्प पर। 25 टन की मशीन भी लगाई और रैट माइनर्स को भी लगाया और इन मजदूरों को बचाने के लिए सारे संसाधनों को इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सरकार ने झोंक दिया। इस घटना से 5वीं सीख ये मिलती है कि इस नए भारत में गरीब की जान भी उतना ही मायने रखती है जितनी अमीरों की, और गरीब की जान की भी उतनी ही कीमत है जितना किसी वीआईपी के जान की कीमत है। इस सुरंग में जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो कोई बहुत बड़े धन्ना सेठ नहीं थे, दिल्ली और मुंबई के कोई बड़े उद्योगपति नहीं थे, बड़े सेलिब्रिटीज नहीं थे, पैसे वाले लोग नहीं थे। ये सारे लोग इस देश के गरीब मजदूर थे जिनके परिवारों के पास कच्चा मकान तक नहीं। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इन मजदूरों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आने दी और इन गरीब मजदूरों को बचाने के लिए दूसरे देशों से भी एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, जिससे यह पता चलता है कि अब भारत की सरकार के लिए एक एक जान मायने रखती है, फिर वो जान चाहे किसी भी जाति की हो, धर्म की हो, वर्ग की हो, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। और आज अगर आप देखें कि हमारे देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो यूक्रेन में फंसा हुआ हो, चाहे वो सूडान में फंसा हुआ हो, चाहे वो इजराइल में फंसा हुआ हो, दुनिया के किसी भी जगह पर मुसीबत में अगर वो फंसा होगा तो हमारे देश की टीम, हमारे देश का विमान, हमारे देश के मंत्री, हमारे देश के लोग, हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले लोग उस व्यक्ति को बचाकर वापस अपने देश लेकर आते हैं। आपने ये कोविड में देखा होगा, जब कोविड में हमने पूरी दुनिया में रहने वाले भारतीयों को वापस स्पेशल फ्लाइट से भारत पहुंचाया, एक भी भारतीय को कहीं पर अकेले नहीं छोड़ा। आपने यूक्रेन और रशिया के युद्ध में देखा होगा, 22,500 लोगों को अलग अलग देशों से भारत वापस लेकर आए। सूडान के समय जब युद्ध हुआ वहां पर आपने देखा होगा, इजराइल के दौरान आपने देखा होगा। और हमारे देश में कुछ लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि नए भारत में ऐसा क्या है जो पुराने भारत में नहीं था, क्योंकि बड़ी चर्चा होती है इस बारे में कि ये नया भारत है, ये नया भारत है, और नए भारत में क्या नया है। तो कुछ लोग जब भी नया भारत शब्द आता है तो बड़े परेशान हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, उनका चेहरा उतर जाता है या फिर कह लीजिए कि तमतमा जाता है गुस्से में कि ये नया भारत क्या चीज है। आज आपको बताते हैं नया भारत क्या है और ये पुराने भारत से अलग क्यों है। इस बात को आप वर्ष 1984 के भोपाल गैस त्रासदी कांड से समझ सकते हैं। यह वो घटना थी जब भोपाल में अमेरिका की एक बड़ी कंपनी के प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव हुआ और इस गैस की वजह से भोपाल में हजारों लोग मारे गए थे। इस कंपनी के सीईओ थे वॉरेन एंडरसन, जिन्हें इस घटना के बाद भोपाल पहुंचने पर गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लेकिन मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने ही अपनी आत्मकथा में यह लिखा कि उस समय दिल्ली में गृह मंत्रालय के एक बहुत बड़े अधिकारी ने उन्हें फोन किया और वॉरेन एंडरसन को छोड़कर उन्हें एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए कहा कि वॉरेन एंडरसन को वहां से तुरंत छोड़िए, एयरपोर्ट पहुंचाइए, वहां पर एक सरकारी प्लेन उनका इंतजार कर रहा है और उन्हें दिल्ली भेज दीजिए। कांग्रेस पार्टी अर्जुन सिंह के इस दावे को गलत बताती है, लेकिन यह कड़वा सच है कि उस समय वॉरेन एंडरसन को एक सरकारी फ्लाइट से भोपाल से दिल्ली लाया गया था। यह तो सच है जिसे कोई नकार नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी भी इस सच्चाई को नकार नहीं सकती कि वॉरेन एंडरसन भोपाल से छूटकर दिल्ली आया। अब किसके कहने पर आया, इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन आप सोच लीजिए 1984 में सरकार किसकी थी, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी, केंद्र में किसकी सरकार थी, अब आप सोच लीजिए। और सरकार के बिना चाहे क्या वॉरेन एंडरसन जैसा अपराधी जिसने हजारों लोगों की जान ले ली हो, अगर सरकारी आंकड़ों से जाएं तो सरकारी आंकड़े भी कहते हैं कि लगभग 3700 लोग मारे गए थे, और ये वॉरेन एंडरसन जो उनकी मौत का जिम्मेदार था, ये बड़े आराम से भोपाल से दिल्ली आ गया और दिल्ली से वॉरेन एंडरसन बहुत ही आराम से भारत छोड़कर भाग गया। इसके अलावा जिस सरकारी फ्लाइट से वॉरेन एंडरसन को दिल्ली लाया गया था, उसके पायलट्स ने बताया था कि वॉरेन एंडरसन को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए भोपाल के उस समय के एसपी, भोपाल मध्य प्रदेश पुलिस में जो एसपी थे भोपाल के, स्वराजपुरी खुद वॉरेन एंडरसन के साथ गाड़ी में बैठकर आए थे, जिसकी वजह से भोपाल में हजारों लोगों की जान लेने वाला वॉरेन एंडरसन भारत से हमेशा के लिए भागने में कामयाब रहा।
1984 की वही तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। इसी कार में आप देख लीजिए वॉरेन एंडरसन है, देखिए। तो ये वो समय है जब अपराधियों का रेस्क्यू होता था, यानी एक वो भारत था जब आम लोगों की जान लेने वाले लोगों को, अपराधियों को रेस्क्यू किया जाता था, उन्हें बाहर निकाला जाता था ताकि वो सुरक्षित भाग जाएं। और एक ये नया भारत है जब सरकार गरीब मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए अपने सारे संसाधन जुटा लेती है और यह बताती है कि इस देश में गरीब की जान की भी उतनी ही कीमत है जितना अमीर के जान की। आपको थोड़ा कुछ पढ़कर भी मैं बताता हूं। यह सवाल राज्यसभा में भी पूछा गया था और राज्यसभा का ही एक पेपर आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं, जिसमें सवाल क्या है, देखिए। Whether it is a fact that Mr. Warren Anderson, the main culprit of Bhopal gas tragedy, was allowed to flee the country. हिंदी में मैं बताऊं तो सवाल यह है कि क्या यह सही है कि वॉरेन एंडरसन, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी का मुख्य अपराधी था, क्या उसे देश से भाग जाने दिया गया था? यह सवाल है। अब जवाब सुनिए मैं इसमें जवाब क्या है, और यह सरकारी जवाब है। Anderson came to India on 16/12/84 and visited Bhopal on 7/12/1984. He was arrested taken into custody on 7th December 84 by the state police. He obtained bail on furnishing a personal bond of rupees 25,000 with one surety. Then he returned to Delhi on the same day and shortly thereafter left the country. Anderson did not appear before the court subsequently and he willfully jumped bail and violated the bail conditions. एक बार ये वॉरेन एंडरसन भाग गया हमारे देश से तो दोबारा लौट कर नहीं आया, ना ही ये अदालत के सामने पेश हुआ, और बेल देते समय जो कंडीशंस इसके ऊपर लगाई गई थी उन सब का भी इसने उल्लंघन किया। अब आज बड़ा सवाल यह आता है कि 1984 में जब केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे, उस समय इतने बड़े अपराधी को यहां से भागने क्यों दिया गया?